क्या एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए पेंगोंग झील के जमने का इंतजार करना होगा? कल दोनों देश के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर की 10 घंटे से ज्यादा लंबी वार्ता हुई, लेकिन सैनिकों को पीछे हटाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। एलएसी के 4 पॉइंट्स पर दोनों देश के सैनिक आमने सामने। 10 घंटे से ज्यादा लंबी बातचीत, बेनतीजा रही सैन्य कमांडरों की बातचीत। वादे के बाद भी चीनी सेना हटने को नहीं तैयार। क्या अब सर्दी गिरने तक जारी रहेगा तनाव? भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 10 घंटे से भी लंबी चली मैराथन बातचीत के नतीजे को लेकर हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैनिक पीछे हटने की प्रक्रिया को लेकर इस बातचीत में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बातचीत का मुख्य फोकस पेंगोंग त्सो का फिंगर 4 इलाका था। इस वार्ता से 3 चीजें उभर कर सामने आई। पहला, सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया कैसे शुरू हो, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। दूसरा, दोनों पक्षों ने अपने सैनिक पीछे हटाने को लेकर बातें तो काफी की, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाई। तीसरा, पेट्रोल पॉइंट 14 समेत कुछ इलाकों से दोनों तरफ से सैनिक पीछे हटे थे, लेकिन वो सिर्फ सांकेतिक ही साबित हुआ। ऐसे में जब करीब 10 घंटे लंबी बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली सर्दी ही इस तनाव को ठंडा कर सकती है, क्योंकि इस इलाके में सर्दी में सैनिकों के लिए पेट्रोलिंग मुश्किल हो जाएगी और सैनिकों को मजबूरी में अपने ठिकानों पर लौटना होगा। तब तक इस तरह की बातचीत जारी रहने की उम्मीद है ताकि हालात और खराब ना हो। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैनिक हटाना तो दूर, उल्टे चीनी तरफ एलएसी पर पिछले 72 घंटों में सैनिकों का जमावड़ा और बढ़ा है। चीन ने अपने और सैनिक वहां तैनात कर लिए हैं। सैनिकों के हटने के कोई निशान नहीं दिख रहे, खासकर पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग्स इलाकों में। इन इलाकों में भारत भी मजबूती से डटा है। जिस तरह से दोनों तरफ से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा है, वो आपसी भरोसे की कमी साफ दिखलाता है। वैसे भी चीन पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। चीन की एक हमेशा से खासियत रही है, और खासियत ये रही है कि वो हमेशा अपने क्लेम लाइन को आगे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। उनके प्रधानमंत्री ने 59 में हमारे प्रधानमंत्री को एक नक्शा दिया था जो तकरीबन इतना बड़ा था, और इस नक्शे के ऊपर उन्होंने अपनी क्लेम लाइन मार्क कर रखी थी कि ये हमारी क्लेम लाइन है। अब इस नक्शे को अगर आप जमीन पर उतारने का प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ जरूर है, और इसी गड़बड़ का वो लोग फायदा उठाते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच इस समय 4 पॉइंट्स पर तनाव है। पेंगोंग त्सो में फिंगर 4 रिजलाइन, गलवान वैली पेट्रोल पॉइंट 14, हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोल पॉइंट्स 15 और 17A। फिंगर 4 की रिजलाइन पर दोनों देशों की सेना आमने सामने है। जिस जगह पहले दोनों तरफ की सेना पेट्रोल करती थी, वहां पर चीनी सेना स्थायी रूप से बैठ गई है। टकराव वाली जगह और बातचीत के मोर्चे पर जिस तरह से चीनी सेना अड़ी है, उससे लगता है कि पीएलए नेतृत्व फिंगर 4 पर कब्जे को लेकर अपना हट छोड़ने को आसानी से तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक चीन की मंशा तो भारतीय सीमा में पश्चिम की तरफ और आगे बढ़ने की है, लेकिन भारतीय फौज की मौजूदगी से उसके पांव ठिठके हुए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग्स इलाके में हालात उतने खराब नहीं हैं, लेकिन पेंगोंग त्सो में इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ दोनों तरफ से सेना बिल्कुल आमने सामने है। जिस रास्ते बातचीत हो रही है, उससे लगता है तनाव घटाने के लिए पेंगोंग झील के जमने तक इंतजार करना होगा। लेह से अभिषेक भल्ला के साथ शिव अरूर, दिल्ली आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता सीधे लेह लद्दाख से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 4 पॉइंट्स हैं जिन पर तनाव है, एक भी पॉइंट पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, 11 घंटे की वार्ता होती है वो भी बेनतीजा। ऐसे में एक डेडलॉक की स्थिति है, अब आगे क्या?
जी बिल्कुल, डेडलॉक ऐसा लग रहा है कि जारी रहेगा। कल फिर से 12 घंटे बातचीत चली। उससे पहले जब 22 जून को चर्चा हुई थी तब भी 11 घंटे की बातचीत थी। सूत्रों से यही पता चला है कि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में, उन सब पर बातचीत हुई है। लेकिन परेशानी ये है कि जो पिछली मीटिंग हुई थी 22 जून को, उसमें दोनों तरफ पे ये चर्चा की गई थी कि 2 से 3 किलोमीटर पीछे हटें सैनिक हर जगह से जहां जहां तनाव है। लेकिन इसमें भी काफी मतभेद थे, क्योंकि भारतीय सेना पेंगोंग में फिंगर 4 को छोड़ना नहीं चाहता है। उसका कहना है कि फिंगर 4 से पीछे हटने का मतलब है कि इतने सालों से जो जमीन भारतीय सेना के पास रही है उसको छोड़ देना पड़ेगा। बल्कि भारतीय सेना तो फिंगर 8 तक अपना क्लेम करता है और हमारा मानना है कि एलएसी फिंगर 8 से ही जाती है। दूसरी तरफ गलवान में चीनी सेना ने कहा कि वो अभी भी 800 मीटर पीछे हैं अपनी क्लेम लाइन से, इसलिए 2 या 3 किलोमीटर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह के जो मतभेद हैं वही बाधाएं बन रहे हैं किसी तरह के एक रेजोल्यूशन के लिए। सुनने में ये आ रहा है कि शायद बातचीत आगे भी चलती रहे। जी, बातचीत आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि कल जो बातचीत हुई 11 घंटे की, वो बेनतीजा निकली है। ऐसे में बातचीत के अलावा अभी फिलहाल कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब हम आपको एक खुलासा दिखाने जा रहे हैं। दरअसल क्या भारत के खिलाफ चीन ने पाकिस्तान और वहां के आतंकियों से हाथ मिला लिया है? खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी सेना के 2 डिवीजन को गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में तैनात कर दिया है। उत्तरी लद्दाख में 20,000 पाकिस्तानी सैनिकों का जमावड़ा है और सूत्रों के हवाले से आज तक को ये बड़ी जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक चीनी सेना अल बद्र से आतंकियों से बातचीत कर रही है। जम्मू कश्मीर में हिंसा को बढ़ाना चीन का मकसद बताया जा रहा है और इस साजिश में चीन ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीनी सेना मिलकर इस साजिश को बुन रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भारत को 2 मोर्चों पर उलझाने की साजिश है। बैट ऑपरेशन से लेकर आतंकियों की घुसपैठ तक इस साजिश का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 पाकिस्तानी आतंकी इस समय कश्मीर में मौजूद हैं। हर रोज हो रहा एनकाउंटर इस बात की तस्दीक भी करता है। तो अलबद्र के आतंकियों के संपर्क में चीनी सेना है और आईएसआई के संपर्क में भी चीनी सेना लगातार बताई जा रही है। कहा जा रहा है ये मिलीजुली साजिश है, दोनों तरफ से हिंदुस्तान को घेरने की। ये पाकिस्तान और चीनी सैनिक दोनों मिलकर आपस में साजिश रच रहे हैं। हालांकि इधर जम्मू कश्मीर में लगातार जो हम एनकाउंटर देख रहे हैं वो दरअसल 100 आतंकियों के दाखिल होने की वजह से बताया जा रहा है। उत्तरी लद्दाख की अगर बात कर लें तो वहां पर 20,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जबकि जम्मू कश्मीर में करीब 100 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। और बात जम्मू कश्मीर की, जहां के सोपोर में सीआरपीएफ पार्टी पर हुए आतंकी हमले की ताजा खबर आपको दिखा देते हैं। सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर हमला किया है। हमला सुबह 7:35 पर हुआ। हमले में सीआरपीएफ का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया है, जबकि एक आम नागरिक की जान चली गई है। हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हुए हैं, दोनों को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर पुलवामा के त्राल में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर अब भी जारी है। तो आतंकियों की नापाक साजिश अभी तक थमी नहीं है। आज भी जो एनकाउंटर हुआ है इस बात की तस्दीक करता है। हम सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में, और आप ये देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले सीआरपी के एक पार्टी पे अटैक हुआ है, सिविलियन की भी डेड बॉडी नीचे है। और आप ये देख सकते हैं लाइव विजुअल, इस वक्त सोपोर में पूरी तरह से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और अभी तक ये नहीं कह सकते हैं कि कितने मिलिटेंट थे और किस तंजीम ने ये अटैक किया है। शेख दाऊद, आज तक न्यूज, सोपोर। इसको उठाने भी नहीं दे रहे हैं, गाड़ियां लगाई अभी तभी उठाया इन्होंने। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये इनकाउंटर हुआ था, उसके चंद मिनट बाद की। 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, एक आम नागरिक की जान गई है। सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के गश्त दल पर हमला किया।
जाहिर तौर पर लगातार आतंकी यहां पर सीआरपीएफ और सेना के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि बीते कई दिनों में उनके ये सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। हालांकि आज के ऑपरेशन में 2 जवान शहीद हुए। अशरफ वानी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, अभी भी एनकाउंटर जारी है, क्या अपडेट है? भी नहीं दे रहे हैं, गाड़ियां लगाई अभी तभी उठाया इन्होंने। बिल्कुल नेहा, दरअसल अगर देखें तो एक मुठभेड़ रात से ही चल रही थी त्राल इलाके में, जो कि पुलवामा जिले में आता है, और उसके साथ साथ आज सुबह करीब 7:45 बजे सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ सोपोर के पास मॉडल टाउन में, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। एक नागरिक भी मारा गया है, 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हैं। फिलहाल उस पूरे इलाके की घेराबंदी सोपोर में की गई है और अधिक सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का दल वहां पर बुलाया गया है ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके और उनको पकड़ा जाए। ये अगर देखें तो ये जो सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ है, पिछले 2 महीने के भीतर तीसरा आतंकी हमला है। इससे पहले हंदवाड़ा के पास वारपोरा में सीआरपीएफ पर हमला हुआ था, जिसमें 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद सोपोर में हुआ था बस स्टैंड में, जिसमें 5 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। और आज ये जो तीसरा आतंकी हमला हुआ है सीआरपीएफ पर उत्तरी कश्मीर में सोपोर में, तो उसमें 2 सीआरपीएफ जवान जो है शहीद हुए हैं और एक नागरिक की मौत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात एक बार फिर से चीन की करेंगे, क्योंकि भारत में अपने 59 ऐप्स पर बैन से चीन का मीडिया बुरी तरह से परेशान हो गया है। चीन कभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देता है तो कभी उपभोक्ताओं के हितों का। चीन के 59 ऐप पर भारत ने बैन क्या लगाया, चीन के बाजार में हड़कंप मच गया। चीन के बिजनेसमैन से लेकर सरकार तक बुरी तरह बौखला गए हैं। ऐप पर बैन को लेकर ड्रैगन ने अब भारत को इंटरनेशनल नियमों का हवाला दिया है। The Chinese government always asks the Chinese businesses to abide by international rules and local laws and regulations in their business cooperation with foreign countries. And the Indian government has a responsibility to uphold the legitimate and legal rights of the international investors, including the Chinese ones. चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि अगर भारत अपने बाजार चीन के लिए बंद कर देता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होना है। यही वजह है कि मामले को चीन की मीडिया भी गंभीरता से ले रही है और लगातार भारत पर निशाना साध रही है। भारत में चीन के दूतावास की भी मामले में प्रतिक्रिया आई है, जिसने उपभोक्ताओं के हितों का हवाला दिया है। चीनी पक्ष गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और इस तरह की कार्रवाई का दृढ़ता से विरोध करता है। ये इंटरनेशनल व्यापार और ई कॉमर्स के खिलाफ है, ये उपभोक्ता के हितों के खिलाफ है। ये वही चीन है जिसने दुनिया भर की कंपनियों को अपने यहाँ बैन कर रखा है और आज जब खुद पर आई तो उपभोक्ताओं के हितों का हवाला दे रहा है। चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन का फैसला भारत के आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत लिया। इन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिशें गृह मंत्रालय, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और सैन्य एजेंसियों तक ने की थी। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। तो इस डेटा को एकत्रित करना और इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या फिर बिग डेटा के माध्यम से करना बहुत आसान है और इनसे बहुत से ऐसे संगीन पहलू निकल कर आ सकते हैं जिसका दुरुपयोग भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। चीन पर इल्जाम काफी गंभीर है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए, क्योंकि इनके जरिए चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए चैलेंज है कि इसी किस्म के जल्दी से जल्दी नए ऐप पैदा करें, क्रिएट करें इंडिया में और क्रिएट करने के बाद उसको इंडिया में इस्तेमाल करें ताकि हमारा डाटा हमारे पास रहे, हमारी सिक्योरिटी
बिल्कुल टाइट रहे और चीन को फायदा ना हो। चीन के खिलाफ इस फैसले का समर्थन ममता बनर्जी ने भी किया है। हालांकि दीदी का कहना है कि सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए। Something only some apps to ban some apps will not give you the result. We want to give China a befitting reply, but how do we do it? That they have to decide. अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी चीन को और भी कई झटके लगने वाले हैं, जिसकी तैयारी भारत सरकार कर रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात आज से शुरू हुए अनलॉक 2 की करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में आज से 31 जुलाई तक क्या रियायत दी जाने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए समझ लेते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह हिदायत लॉकडाउन 2 से ठीक एक दिन पहले की है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जिंदगी को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश के बीच कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में मौसम और हालातों को देखते हुए अब और सावधानी बरतने की जरूरत है। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखें। आज से शुरू लॉकडाउन 2 में जिंदगी कैसी होने वाली है, उसे भी समझ लेते हैं। कल से लागू अनलॉक 2 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू होगा। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने की मनाही, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, 31 जुलाई तक कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन। अनलॉक 1 की तरह अनलॉक 2 में भी उन तमाम जगहों के खुलने पर बैन बरकरार है जहां भीड़ भाड़ जुट सकती है। लिहाजा इन जगहों को लेकर अनलॉक 2 के नियमों में भी कोई ढील नहीं दी गई है। आज से क्या क्या बंद रहेगा, उसे भी समझ लेते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो ट्रेन, सिनेमाघर, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, बार, एंटरटेनमेंट हॉल, ऑडिटोरियम भी 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। ज्यादातर राज्यों में बाजारों और दफ्तरों को शर्तों के साथ खोलने की छूट पहले ही दी जा चुकी है। अनलॉक के दूसरे दौर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ ये छूट जारी रहेगी, लेकिन भीड़ भाड़ जुटाने पर पाबंदी बरकरार है। लिहाजा सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां बनी रहेंगी। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। खेलकूद और मनोरंजन के कार्यक्रमों पर भी बैन जारी रहेगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन को लेकर सख्ती जारी रहेगी। अनलॉक 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे में अनलॉक 2 को लेकर कुछ राज्य रियायत और सख्ती को लेकर हालातों के हिसाब से फैसला कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से अनलॉक का मतलब लापरवाह होना नहीं होता है। इसका बहुत बड़ा सबक पटना में एक परिवार को भुगतना पड़ा है। पटना में एक शादी समारोह में शामिल होने वाले 79 लोगों में कोरोना संक्रमण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस शादी में ये सभी शामिल हुए, उसमें 2 दिन बाद ही दूल्हे की जान चली गई। 15 जून को पटना के पालीगंज में हुई इस शादी का ऐसा विस्फोटक अंजाम होगा, किसी ने नहीं सोचा था। शादी के दूसरे ही दिन यानी 17 जून को दूल्हे की मौत हो गई। शादी वाले घर में मातम पसर गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। खौफ की असली तस्वीर तब दिखी जब एक हफ्ते के अंदर इस शादी में शामिल होने वाले लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। सबके कोरोना टेस्ट किए गए और मंगलवार तक आई रिपोर्ट में 79 लोगों में
कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। 24, 25, 26 को सैंपल लिया गया था, जिसमें टोटल 79 लोग पॉजिटिव निकले हैं, जिनको हम PSIC बिल्टा में भेज रहे हैं। हाँ। क्या ये लोग जो विगत जो यहाँ कोई शादी समारोह में जो पहले लोग संक्रमित हुआ था, क्या उसी से लोग रिलेटेड है? अधिकतर लोग उसी से संक्रमित, उसी से संबंधित हैं। जो लोग अंबिका चौधरी जो हैं डीपाली के, उन्हीं से संबंधित लोग हैं मैक्सिमम। पालीगंज मोहल्ले में मौत का सन्नाटा है। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आने वाली एम्बुलेंस की आवाज इस सन्नाटे को और भी भयानक बना देती है। मोहल्ले के तकरीबन हर परिवार का एक या एक से ज्यादा सदस्य कोरोना की चपेट में आ चुका है और इन सब का ताल्लुक 15 जून को हुई इस शादी से है। दुल्हा गुरुग्राम से पटना आया था। शादी के वक्त ही उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन परिवार वालों ने कोरोना जांच नहीं करवाई। शादी के दूसरे दिन दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई। उसे एम्स ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। लापरवाही यहीं पर खत्म नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग को खबर किए बगैर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे शव का कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया। लड़की के पक्ष से कोई भी संक्रमित नहीं है, इसलिए पूरा अंदेशा इसी बात का है कि संक्रमण की शुरुआत दूल्हे से हुई और शादी समारोह के दौरान उससे मिलने जुलने वाले ज्यादातर लोग संक्रमित हो गए। पहले किसी को अंदेशा नहीं था, लेकिन जब दूल्हे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, तब मोहल्ले के लोगों को कोरोना की दहशत का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सब तो कह रहा था कि कोरोना से हुआ है सर। वो तो आए थे बाहर से सर, गाड़ी से। घर पर यहाँ नहीं रहते सर, वो आए थे बाहर से। कहिया आए? फिर कैसे पता चला कि कोरोना के पॉजिटिव कैसे हुआ? कैसे थे सर कि तो सब लोग कह रहे हैं कि माने ऐसे माने बुखार था, यह था, हुआ था, सर्दी था। अब सब हम क्या जानते हैं। इस मामले में हर स्तर पर लापरवाही ही लापरवाही दिखाई दे रही है। पहले सख्त निर्देशों के बावजूद शादी में 50 से ज्यादा लोग जमा हुए। दूसरा ये कि इतनी भीड़ भाड़ में भी किसी ने मास्क लगाने की परवाह नहीं की। तीसरा ये कि बाहर से आने वाले दूल्हे की तबीयत खराब होने पर भी उसके परिवार ने कोरोना की जांच नहीं करवाई। कोरोना पर इतनी सारी लापरवाहियों का मिला जुला अंजाम कितना भयानक हो सकता है, पालीगंज की यह घटना इसका जीता जागता सबूत है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खबर अब मुंबई से, जहां के लाल बाग के राजा का इस साल गणपति उत्सव नहीं होगा। कोरोना के चलते इस साल गणपति उत्सव नहीं आयोजित किया जाएगा। लाल बाग राजा गणपति मंडल इस साल आरोग्य उत्सव बनाएगा। सौरभ वक्तानिया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जगह वहां पर ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना वायरस का खतरा मुंबई पर है, लगातार जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो लालबाग के राजा जो सबसे फेमस गणपति है, जहां हर साल लाखों की भीड़ होती है और उसका जो मूर्ति का जो आकर्षण रहता है वो सबसे ज्यादा होता है। लाखों करोड़ों की भीड़ हर साल इस मुंबई के जो है लालबाग के राजा में भीड़ आती है। मन्नत के देवता कहे जाते, तो इस साल मंडल ने ये फैसला लिया है कि वो इस साल गणपति की प्रतिमा नहीं लाएगी। इसके दो सबसे प्रमुख कारण है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का खतरा है, अगर तो गणपति की हाइट भी छोटी करे तो लोगों को आप रोक नहीं पाएंगे और वहाँ पर भीड़ बहुत बहुत जरूर शुक्रिया होगी। सौरभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरीके से ये जो सबसे बड़ा उत्सव होता है गणपति के मौके पर, वो इस साल आयोजित नहीं किया जाएगा। अगली खबर कर्नाटक के बेल्लारी से, ये खबर आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हम आपको सावधान करना चाहेंगे क्योंकि कोरोना से जंग हार चुके लोगों के शवों के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया है। स्वास्थ्यकर्मी शवों को दफनाने के वक्त उसे गड्ढे में फेंकते हुए देखे गए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कांग्रेस और जेडीएस ने कर्नाटक सरकार को बुरी तरह से इस वीडियो पर घेर लिया है। इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। एक एक कर एम्बुलेंस से शवों को निकाला गया और बेदर्दी से गड्ढे में किसी कूड़े की तरफ फेंक दिया गया। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा
जैसे मानवता की खाल बेशर्मी से उतारकर फेंक दी गई हो। इंसान की सांसें थमी तो शवों के साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ। हमारे खोखले हो चुके सिस्टम की बेशर्मी का ये ताजा उदाहरण कर्नाटक के बेल्लारी का है। शव के साथ सरकारी कर्मचारियों का बर्ताव अमानवीयता की सारी हदें पार कर गया। वीडियो में पीपीई सूट पहने सरकारी कर्मचारी गड्ढे में शव डालते दिख रहे हैं। पास ही एक जेसीबी मशीन भी दिख रही है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन शवों के लिए इसी जेसीबी से गड्ढा खोदा गया था। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर लोग बरस पड़े। कांग्रेस और जेडीएस ने तीखा हमला किया। जेडीएस ने कहा कि सावधान हो जाइए, अगर खुदा न खास्ता आपका या आपके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 से मर जाता है तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार इस तरह शव को अन्य शवों के साथ एक गड्ढे में फेंक देती है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने भी येदियुरप्पा सरकार को घेरा। अपने ट्वीट में लिखा, बेल्लारी में कोरोना मरीजों के शवों को ऐसे अमानवीयता से गड्ढे में फेंका जाना विचलित करने वाला है। इससे पता चलता है कि सरकार कोरोना संकट को किस तरह संभाल रही है। मैं बीजेपी सरकार से अपील करता हूं कि वो इस पर संज्ञान ले। वीडियो पर मचे हंगामे के बाद बेल्लारी जिला प्रशासन की नींद टूटी। डीसी ने फौरी जांच में वीडियो को सही पाया। हालांकि प्रशासन की दलील है कि शवों को दफनाने के प्रोटोकॉल का पालन तो हुआ, लेकिन शवों के साथ जो बर्ताव हुआ वो गलत है। डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೋರ್ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही लोगों में गुस्सा भी भड़क गया। लोगों ने शवों का अनादर करने वाली इस घटना पर आक्रोश जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर मरने के बाद शवों के साथ ऐसी बदसलूकी कोई कैसे कर सकता है। बेल्लारी से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वालों को जून के बिजली के बिल से झटका लगा है। आम लोग ही नहीं, तापसी पन्नू और हुमा कुरैशी भी बिजली के बिल से परेशान और नाराज हैं। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का कहना है कि बिल में कोई चीटिंग नहीं की गई है। लोग इंस्टॉलमेंट में बिल भर दें, बिजली नहीं काटी जाएगी। इस महीने ये 17,000 का बिल आया जो कि मेरे रेंट से भी ज्यादा है, तो बेसिकली मुझे समझ में नहीं आया रेंट पे करूं या बिजली का बिल पे करूं। एक बंदा आया, बोला मैं काट के जाऊंगा या बिल भर। बिल चाटने के ऐसे ही बिल बना दिया उसने बस। सिर्फ आम लोग ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी जून में आए बिजली के बिल को देखकर घबरा गए हैं। तापसी पन्नू ने अपने जून के बिल की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनका अप्रैल और मई का बिल 4,390 और 3,850 रूपए आया, पर जून में उन्होंने ऐसा कौन सा नया अप्लायंस खरीद लिया कि बिल सीधा 36,000 रूपए पहुँच गया। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के मुताबिक उनका पिछला बिल 6,000 रूपए था और इस महीने का बिल सीधे 50,000 रूपए आया है। एक्ट्रेस रेणुका शहाड़े समेत कई सितारों ने अपना बिजली का बिल ज्यादा आने की शिकायत की है। जब सितारे इतने परेशान हो तो सोचिए आम लोगों का बिल देखकर क्या हाल होगा। कुछ लोगों का बिजली का बिल तो उनके फ्लैट के किराए से ज्यादा आया है। पिछले 3 महीने से 2,000 का एवरेज बिल मुझे हर महीने आ रहा है, जो मैं टाइम पे भी कर रहा था। अभी इस महीने ये 17,000 का बिल आया जो कि मेरे रेंट से भी ज्यादा है, तो बेसिकली मुझे समझ में नहीं आया रेंट पे करूँ या बिजली का बिल पे करूंगा। मैंने 3 महीने का बिल 21,000 रुपीज भरा है। इसका मैंने इनको कंप्लेंट भी किया था, बट मुझे कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। एक बंदा आया, बोला मैं काट के जाऊंगा या बिल भर दो। 3 महीना पैसा ले भी लिया उसने पहले ही, मार्च अप्रैल में ले भी चुका है। काम तो हमारा है। तो मैंने जून तक के सारे बिल ऑनलाइन भरे हुए हैं। जब मैं कल परसों मुझे मेल आया इनका कि यू हैव टू पे 1,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का बिल मैंने भरा हुआ है, वो ऊपर से 1,000 रुपया मुझे आया है। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत ने इस मुद्दे पर यही कहा है कि उपभोक्ताओं के साथ धोखा नहीं हुआ। गर्मियां, लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम की वजह से बिल ज्यादा आए हैं। जनवरी फरवरी महीने में जो बिल आते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी में, उसका आधार लेकर लिंकअप करके उसका जो एवरेज है उस एवरेज से भी लोएस्ट जो रहेगा एवरेज वो उस आधार पर दिए हैं। और जून महीने का जो बिल बढ़ा हुआ लोगों को दिख रहा है
वो इस कारण बढ़ा हुआ दिख रहा है क्योंकि बिजली की खपत ये ज्यादा करने के वजह से उनको बिल ज्यादा आया है। फिलहाल सरकार ने लोगों को थोड़ी राहत दी है। 1/3 अगर किसी ने भर दिया तो उनको भी हम बिजली कंटिन्यू हमारी चालू रहेंगी, 24 घंटा मिलेगी। उसके बावजूद जो लोग पहले बिल भर चुके हैं पूरा और अभी भी जो भर रहे हैं उनको 2% का हम स्लैब भी दे रहे हैं, वहां पे उनको डिस्काउंट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पावर कंपनियों को निर्देश दिया है कि पारदर्शिता के साथ बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करें। मुंबई में अडानी, टाटा और बेस्ट बिजली सप्लाई करते हैं। कंपनियों की यही सफाई है कि लॉकडाउन के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बिल का औसत निकालकर बिल भेजे गए थे। जाड़ों के महीनों में गर्मियों के मुकाबले बिजली की खपत कम होती है। बाद में लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम की वजह से बिजली की खपत बढ़ी है। श्रुति बड़जात्या और तनुश्री पांडे के साथ विद्या, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने ऐसी 10 फिल्म्स और वेब सीरीज के नाम जारी किए हैं जिनको फ्री देखने के लिए सर्च करना आपको बड़ी चपत लगा सकता है। साइबर विभाग के मुताबिक इन फिल्म्स और वेब सीरीज को फ्री देखने के चक्कर में ना पड़े, वरना हैकर्स आपका सारा डेटा हैक कर बैंक अकाउंट भी खाली कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से काफी लोग घर में बैठे हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। लोग ऑनलाइन मूवीज, वेब सीरीज देख रहे हैं और फ्री देखने के चक्कर में साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। जब कोई अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर ऐसी वेबसाइट पर क्लिक करता है जो फ्री में मूवीज और वेब सीरीज डाउनलोड का ऑप्शन दे रही हो, तो डाउनलोड के साथ मालवेयर भी यूजर को बिना पता चले उसके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है और उसके फोन या कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशन दूर बैठा एक साइबर क्रिमिनल हैक कर लेता है। हर समय ये एक नई मॉडस ऑपरेंडी रचते हैं, फिर आपको वो एसएमएस के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए कुछ लिंक भेजेंगे जिसमें आकर्षित कुछ ऑफर्स ऐसे आपको दे देंगे, जैसे नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन है या फ्री डेटा पैक है या पेटीएम का वेरिफिकेशन करना है या फिर पेटीएम में आपको एक फ्री रकम दी जा रही है। ऐसे लिंक्स आपको भेजकर जब भी आप ये लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके विदाउट नॉलेज आपके मोबाइल में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर या उसको वायरस बोल सकते हैं, ये इंस्टॉल हो जाता है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने कुछ फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट दी है जिन्हें फ्री वेबसाइट से डाउनलोड करने की कोशिश में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड की आशंका है। उन फिल्मों के नाम है मर्दानी 2, ज़ूटोपिया, जवानी जाने मन, छपाक, लव आजकल, इंसेप्शन, बाहुबली, रजनीगंधा, गली बॉय और बाला। वेब सीरीज के नाम है दिल्ली क्राइम, ब्रुकलिन 99, पंचायत, अकुरी, फौदा, गाउल, माइंड हंटर, नार्कोस, देवलोक, लॉस्ट। अगर आप कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन रन कर रहे हो तो बैकग्राउंड के सारे रनिंग एप्स जो है इनको बंद कर दीजिए, ताकि कोई भी एप्लीकेशन अगर उसमें अगर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर अगर अटैच होकर आ गया है तो आपकी जो एक्टिविटी है ये मॉनिटर नहीं कर पाएगा। आपको वो बाकी के सारे एप्लीकेशंस को हो सके तो किल कर देना है, ताकि आपका ओनली बैंकिंग एप्लीकेशन जो है वो रन कर रहा है। पेटीएम और ऐसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें ताकि पेटीएम में आप एक लिमिटेड अमाउंट है वो आप लोड कर सकते हो, तो ये आपके नियंत्रण में है, ये आपके कंट्रोल में है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने लॉकडाउन के दौरान अभी तक 512 केसेस दर्ज किए हैं और 273 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो चीज के लिए दूसरे पैसे दे रहे हो वो आपको फ्री में कैसे मिलेगी? लालच में ना आए और ऑथेंटिक सोर्स से ही अपना एंटरटेनमेंट करे। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि में एंटीवायरस का इस्तेमाल जरूर करें और सतर्क रहे। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।